part second. We are going to start the first drama, that is Galileo Galilei, and this drama is written by Bertolt Brecht, and he was a writer. He was a dramatist of 20th century. Actually, his father was a director in a company somewhere in Germany, and he was a Catholic by religion. His father. His mother was a Protestant, and Beckett was actually was a student of medicine. His father wanted to see him as a doctor, but he was poet by born. When he was boy, he started to write poetry, and he attended many theatrical some seminars. जहाँ पढ़ता था वहाँ कोई थिएट्रिकल सेमिनार्स हुए हैं तो उसको अटेंड किया। पोएट भी था, प्ले राइट भी था, क्रिटिक भी था, थियरिस्ट भी था, और सबसे अहम क्वालिटी उसकी है वो थिएट्रिकल रिफॉर्मर है। ही इज अ रिफॉर्मर ऑफ थिएटर। उसने थिएटर को रिफॉर्म किया। बर्टोल्ट ब्रेक्ट ने वैसे जर्मनी के अंदर रहते हुए बहुत सारे कंट्रीज और भी विजिट किए। अमेरिका भी गया, जापान गया, चीन, रशिया, इंडिया, इवन और भी बहुत सारे कंट्रीज को विजिट किया, और उसके सिर्फ फोकस यही था, he want to observe the theatrical टेक्निक्स कि मुख्तलिफ कंट्रीज के अंदर क्या टेक्निकल टेक्निक्स है। एक मूवी पर भी काम किया, वो मूवी आई, आई थिंक वो इतनी से एप्रिसिएशन नहीं मिली थी, लेकिन उसको भी काम किया। मार्क्सिस्ट थेरीज को पढ़ा, मार्क्सिज्म को पढ़ा। मार्क्स, कार्ल मार्क्स की बात कर रहे हैं। कार्ल मार्क्स जिसकी वजह से बाद में सोशलिज्म आई है, कम्युनिज्म आई है, ये सिस्टम आए हैं जिसकी वजह से, वो कार्ल मार्क्स जिसने इकोनॉमिकल वो थेरीज बताई हैं और वो सारे इश्यूज क्लियर किए हैं जिसकी वजह से गरीब गरीब तर रहता है और अमीर अमीर होता जाता है, और उसने उसके सलूशन बताए हैं कि किस तरह गरीब जो है वो अमीर हो सकता है, किस तरह माशरे के अंदर इक्वालिटी पैदा हो सकती है। ये सारा कार्ल मार्क्स का हॉलमार्क है। तो कार्ल मार्क्स जब ये सारा वर्क कार्ल मार्क्स का पढ़ा है जर्मनी के अंदर, जर्मनी थोड़ा सा कंजर्वेटिव उस दौर के अंदर पीरियड था। उस दौर के अंदर आपको पता है हिटलर, सेकंड वर्ल्ड वॉर आपने देखी है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर देखी है, हिटलर के सारे कारनामों का आपको पता है। तो ये 20th सेंचुरी की बात है जी कि हिटलर मौजूद था वहाँ पर। ही वॉज ऑल्सो इन द सेम एज। सो व्हेन ही वॉज थिंकिंग अबाउट द मार्क्सिस्ट issues and Marxist theories, then he has to face some shackles, he has to face some circumstances over there in Germany. So he flew away from Germany. Germany से बैन कर दिया गया। बर्टोल्ट ब्रेक्ट वो राइटर है जिसकी बुक्स को जलाया गया है, इसकी बुक्स को जला दिया गया, ये काम को सारा जला दिया गया। लोग इसे खून के प्यासे हो गए इस जर्मनी के अंदर ओन टू हिज राइटिंग। सो दैट वाज द लाइफ ऑफ बर्टोल्ट ब्रेक्ट। अफेयर भी हैं, शादी भी है, व्हाट्सएवर, वो इश्यूज आप खुद बुक में से रीड कर लेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस गिलेलियो गैलीली। व्हाट इज गिलेलियो गैलीली? आपने पहले कभी नाम सुना है गिलेलियो गैलीली का? श्योर यू हैव सीन। आपने कहीं ना कहीं किसी साइंस की बुक में गिलेलियो गैलीली जरूर सुना होगा। ही इज द सेम गिलेलियो गैलीली। गिलेलियो गैलीली he was present in 17th century, 16th and 17th century who he is dominant over there। 17th century में गिलेलियो गैलीली मौजूद है। याद है गिलेलियो गैलीली ने क्या किया था? कोई एक बड़ा कारनामा सरंजाम दिया था। टेलीस्कोप बनाई थी इसने। टेलीस्कोप वो स्कोप होती है जिसके जरिए आप दूर के ऑब्जेक्ट को करीब करके वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं। दूर के ऑब्जेक्ट को, जैसे कि किसी स्टार को, किसी प्लैनेट को, मून को आप दूर से देख सकते हैं। पैराडाइज लॉस्ट में बिल्कुल आपने ठीक कहा। पैराडाइज लॉस्ट के अंदर मिल्टन ने कहा था कि सैटर्न की जो शील्ड है वो ऐसे जैसे गिलेलियो की टेलीस्कोप में से देखा जाए किसी माउंटेन पर बैठकर मून को, सर्कमफ्रेंस को। इज इट ओके? तो गिलेलियो गैलीली ड्रामा के अंदर हमें
ये वही करेक्टर है और वही इसका कारनामा है जो इसमें बताया गया है और उसको बयान किया गया है। अब आपने सुनना है कि ये ड्रामा क्या है। देयर आर लॉट ऑफ करेक्टर्स इन दिस ड्रामा, फर्स्ट ऑफ द थिंग इज दैट, बट few are dominant one. Actually, I will not entangle you in the names and their manners of the characters. Today I will teach you drama without the characters. मैं कैरेक्टर के बगैर आपको ड्रामा पढ़ाऊंगा। ओके, ड्रामे का आगाज ये होता है कि मिस्टर गिलेलियो गिलेली जो है वो एक बड़े सारे हॉल के किसी साइड पर वो नहा रहा है, और जब नहा रहा है वो ऐसे कर रहा है साथ, और पानी भी अपने ऊपर गिरा रहा है, और वो आध नंगा यहाँ से नजर भी आ रहा है। पूरे ऑडियंस बैठे देख रहे हैं कि गिलेलियो गिलेली स्टेज के ऊपर, गिलेलियो गिलेली जो साइंटिस्ट है अजीम, वो आधा नंगा यहाँ पर, यहाँ तक उसकी बॉडी ऊपर वाली नजर आ रही है। वो इस तरह करके पानी फेंकते वो ऐसे उठ जाता है, फिर वो बाहर निकलता है तो वो अपने स्टूडेंट को कहता है जो कि 7 या 8 या 9 years old उसका एक स्टूडेंट है, उसका नाम है एंड्रिया। तो एंड्रिया कहता है कि टावल फेंकता है एंड्रिया को, और ये लो टावल, कहता है मुझे ज़रा खुश्क करो, पीछे मेरी कमर पर टावल लगाओ। तो उसका शिकल से टावल लगाता है कमर के ऊपर और फ्रेश होकर आता है और कहता है अच्छा तुम्हें याद है कल वाला सबक, और वहाँ सबक उसे देना शुरू कर देता है। ये लैब है गिलेलियो गिलेली की, ये लैब है गिलेलियो गिलेली की। अब ये स्टेज के ऊपर सारी लैब नजर आ रही है गिलेलियो गिलेली की। गिलेलियो गिलेली बैठा हुआ है भी नहीं, बुक है किसी के पास? किसी के पास और कोई बुक इसके अलावा कोई टाइटल हो? नहीं, ये भी टाइटल। ओके, एक और टाइटल था वो शायद ओके। तो स्टेज के ऊपर नजर आ रहा है गिलेलियो गिलेली वहाँ पर ठहरा हुआ। वो एंड्रिया साहब वो एंड्रिया को बताता है, एंड्रिया जो उसका स्टूडेंट है। हु इज एंड्रिया? असल में गिलेलियो गिलेली जिस लैब में काम करता है उससे मुल्का घर भी है। उस घर के अंदर एक केयर टेकर रहती है घर की, या गवर्नेंस रहती है, या कोई इसकी जिससे इसके मरासन है वो रहती है। नाम है उसका सार्टी का बेटा है एंड्रिया। अब दैट इज नॉट कन्फर्म कि एंड्रिया इज द सन ऑफ गिलेलियो बायोन या एंड्रिया सार्टी का इस बेटा है। तो एंड्रिया जो वहाँ पर मौजूद है, तो एंड्रिया को डेली वो लेसन देता है गिलेलियो गिलेली। एंड्रिया स्कूल भी जाता है लेकिन उसको लेसन भी दिया जाता है। मिसेस सार्टी थोड़ी परेशान है क्योंकि शी इज़ कन्वेंशनल मैन, वो रिवायती किस्म की औरत है और वो यकीन रखती है थोड़ा रिलीजन के ऊपर, थोड़ी चीज़ों के ऊपर। तो वो चाहती है कि उसके बेटे को भी कोई रिवायती कन्वेंशनल इल्म मिले, लेकिन गिलेलियो गिलेली उसको क्वाइट मॉडर्न किस्म का इल्म देता है अपने दौर का। वो उसे डेली वही चीज़ सिखाता है जो वो खुद सर्च करता है। आप मेरी बात फॉलो कर रहे हैं? yes, गिलेलियो गिलेली का, अब गिलेलियो गिलेली ने असल जो कारनामा सर अंजाम दिया है उसे टेलीस्कोप का कारनामा सर अंजाम नहीं दिया। यह मैं ओवरऑल बता रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा प्लॉट समझने में आसानी हो, क्योंकि अगली बार मैं जो समझाने जा रहा हूँ दैट इज बिट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। गिलेलियो गिलेली का सबसे बड़ा कारनामा ये है कि उसने ये बताया या इस चीज़ की तायद की थी कि ये ज़मीन है ये साकित नहीं है, ठहरी हुई नहीं। गिलेलियो की बात कि ज़मीन मूव कर रही है, हरकत कर रही है। ये उसका हॉल मार्क है कि उसने इसकी तायद की और इसको उसने मैथमेटिकल वाले से उसने बयान किया। एक्चुअली गिलेलियो गिलेली इज अ मैथमेटिशियन, ये एक मैथमेटिशियन है गिलेलियो गिलेली। और मैथमेटिशियन का काम ये नहीं होता कि 2 + 2 4 या अलजेब्रा। एक्चुअली मैथमेटिशियन जो उसका काम भी ये है कि वो दूर दराज के जो फासलों पर ठहरे हुए ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी मेजरमेंट, उनकी अंडरस्टैंडिंग, उन चीज़ों की सारी मूवमेंट को वो कैलकुलेट करें। ये बड़े टास्क थे, रियली दैट वाज टास्क। अब मे भी ये टास्क एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास चले गए हों, लेकिन मैं 17वीं सेंचुरी की बात कर रहा हूँ। क्लियर? लो जी, कहानी शुरू करते हैं। अब यहाँ पर एंड्रिया को कोई चीज़ समझा रहा है। कौन? गिलेलियो एंड्रिया को चीज़ समझा रहा है, लेकिन एंड्रिया को क्या समझाने जा रहा है ये बात बाद में करेंगे। पहले हम गिलेलियो गिलेली के साथ होने वाले प्रॉब्लम को शेयर कर लें और गिलेलियो गिलेली के साथ जो मसाइल हैं वो शेयर कर लेते हैं, और गिलेलियो गिलेली से पहले जो लोग ठहरे हुए उनको शेयर कर लेते हैं, और उससे पहले जो मौजूद बैठे हुए अथॉरिटीज़ हैं उनको शेयर कर लेते हैं। क्लियर? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं खुली बात करने जा रहा हूँ। आउट ऑफ ड्रामा देयर वाज अरिस्टोटल।
He has a view that Earth is static. ये अर्थ है, ये स्टेटिक है, ये सर्किट ठहरी हुई है। बाद में क्राइस्ट ने कहा अर्थ इज स्टेटिक, बाद में पोप ने कहा अर्थ इज स्टेटिक। पोप के साथ जितने भी लोग थे रिलीजियस, उन्होंने कहा अर्थ इज स्टेटिक एंड द होल वर्ल्ड इज मूविंग अराउंड इट। कायनात में जितने सितारे, जितनी कहकशाएं, जितनी गैलेक्सीज हैं, वो सारी की सारी इसके गिर्द मूव करती है। ये जितनी भी चीजें बता रहा हूँ ये अकॉर्डिंग टू द टॉपिक एंड अकॉर्डिंग टू द यूरोपियन कंसिडरेशन है, उसके मुताबिक है, दैट इज नॉट आवर ओन व्यू। अब उन्होंने कहा, पोप ने कहा अर्थ इज स्टेटिक, अर्थ ठहरी हुई है और ये मूव नहीं कर। एक पोलिश मैथमेटिशियन था, उसका नाम था कापरनिकस। कापरनिकस पोलिश मैथमेटिशियन था, 15th सेंचुरी या 14th सेंचुरी में आया। इसने कहा, आई हैव एन आइडिया दैट अर्थ इज नॉट स्टेटिक। आई थिंक मेरी कैलकुलेशन बताती हैं, मेरी थ्योरी के मुताबिक अर्थ इज आल्सो मूविंग एंड दैट इज अ पार्ट ऑफ द यूनिवर्स। ये अर्थ स्पेशल नहीं है। अब आप गौर इधर करें बेटा, क्या सोचें, ये अर्थ स्टेटिक नहीं है। दैट इज द बिगेस्ट इशू ऑफ द वर्ल्ड। अर्थ का स्टेटिक होना या अर्थ का मूव होना, ये एक बहुत बड़ा इशू है। इसके साथ जुड़ी हुई सारी थ्योरीज हैं। अब तमाम पोप भी कह रहा है, एरिस्टोटल भी कह गया है, और तमाम लोगों का यकीन है कि अर्थ स्टेटिक है, अर्थ ठहरी हुई है। इट्स मीन दैट अर्थ ठहरी हुई है, पूरी कायनात उसके गिर्द मूव करती है। इट्स मीन दैट इज स्पेशल वन। अर्थ बहुत स्पेशल है। ये क्वेश्चन रेज हो गया है। इसके मतलब अर्थ स्पेशल है, तो अर्थ पर रहने वाले जो लोग हैं दैट दे आर स्पेशल वन। इसके मतलब है अर्थ अगर एक स्टैटिक चीज है, उसके गिर्द पूरी कायनात मूव करती है, पूरी कायनात इतनी गैलेक्सीज मूव कर रही है उसके गिर्द, तो उसके ऊपर जो पर्सन मौजूद हैं वो भी उसी साइकी को फॉलो करेंगे कि वहां पर पोप जो है, ही इज द ओनली वन स्टैटिक एंड होल वर्ल्ड, होल पीपल विल मूव राउंड इट। और जो उसके गिर्द नहीं घूमेगा वो तो गुनाहगार हो जाएगा, वो तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल एक सेटअप है। अर्थ स्टैटिक है, गॉड ने स्टैटिक किया है और पूरी कायनात उसके गिर्द मूव करती है। इसी तरह पोप स्टैटिक है, पोप का बयान हतमी है, पोप बेहतरीन बात करता है, पोप एब्सोल्यूट राय देता है, एब्सोल्यूट ट्रूथ है। उसके गिर्द पूरी दुनिया को घूमना चाहिए, पूरे लोगों को। और जो नहीं घूमता, जो हीदन है, नन क्रिश्चियन है, उससे वो भी गुनाहगार हो जाता है, गलत हो जाता है सारा का सारा, वो गलत हो जाएंगे। उनको घूमना पड़ेगा क्योंकि ये एक लॉ है। तो यहाँ पर ये जमीन को स्टैटिक करने से जुड़ी हुई सारी चीजें हैं। आपको ये बात समझ आ गई सब बेटा? आपको समझ आई? कापरनिकस ने क्या कहा आप बताएं? अर्थ इज नॉट स्टैटिक, अर्थ इज मूविंग। किसने कहा? कापरनिकस ने। कापरनिकस को नजर बंद कर दिया गया, उसके काम को भी बैन कर दिया गया। कापरनिकस को रिड्यूस कर दिया, श्रिंक कर दिया, वो तो खत्म हो गया कापरनिकस। फिर एक ब्रेनो नाम का आदमी आया, उसने कहा कापरनिकस, द थ्योरी ऑफ कापरनिकस इज वेरी राइट, बिल्कुल ठीक है। पेट्रोलॉमिक की थ्योरी है, ये पेट्रोलॉमिक थ्योरी है। अर्थ स्टैटिक है, ये पेट्रोलॉमिक थ्योरी है, ठीक है। अर्थ स्टैटिक है तो पेट्रोलॉमिक थ्योरी है। ब्रेनो ने कहा, उसने कहा पेट्रोलॉमिक थ्योरी जो है दैट इज रॉन्ग वन, ये गलत है।
ये सही नहीं है। कॉपरनिकस की थ्योरी ठीक है, लेकिन ब्रेनो जब ये कह रहा है कि कॉपरनिकस की थ्योरी ठीक है, इसका मतलब है ब्रेनो वो पर्सन है जो जमीन को धक्का देकर जमीन को घुमाना चाहता है। ब्रेनो वो फिगर है जो जमीन को धक्का देकर घुमाना चाहता है, ठहरी हुई जमीन को। भाई कंसीडर किया हुआ है ना कि वो ठहरी हुई है। जब वो शख्स ये एक व्यू देता है कि जमीन मूव कर रही है, तो इसका मतलब है ब्रेनो वो पहला शख्स है जिसने जमीन को धक्का दिया, चल भी मूव कर। लेकिन जी जी किसे कहा था? कॉपरनिकस ने कह दिया ना अर्थ इज इन मोशन। ब्रेनो ने आके तायद कर दी, उसने बैन करे, उसने कहा अर्थ रियली द अर्थ इज इन मोशन, अर्थ इज नॉट स्पेशल वन, दैट इज अ पार्ट ऑफ द यूनिवर्स। यूनिवर्स में बाकी चीजें अगर मूव कर रही है तो अर्थ भी मूव कर रही है उसके अंदर, ये कुछ स्पेशल थोड़ी है। जब ब्रेनो ने ये कहा तो अगर अर्थ मूव करती थी तो पोप को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता था। पोप अगर नीचे गिरता है, पोप भी दूसरे लोगों के साथ मूव कर रहा है, अर्थ मूव कर रही है और अर्थ की मूवमेंट के ऊपर पोप भी मूव कर रहा है, तमाम लोगों के उल्टा सीधा हो रहा है तमाम लोगों के साथ। तो फिर पोप इज नॉट वैल्यूलेस, पोप इज वैल्यूलेस नाउ, पोप की वैल्यू नहीं रही, पोप तो वीक हो गया, पोप तो कॉमन इंसान की तरह बन गया। पोप वो जो बहुत बड़ा बड़ा वो लिबास पहनकर आता है और लगता है लोगों को, पोप आगे सामने देखते हैं लोग, पोप की शन से जब कपड़ा ऊपर उठता है तो नीचे वैसी पंक्तियां निकल आती हैं जैसे कि हमारी हैं। ही इज नॉट बेटर देन अस, ही इज नॉट अ गॉड, वो तो हमारे जैसा हो जाएगा। अगर जमीन मूव करती है, द रिलीजियस अपोजिशन, जो रिलीजियस ज्यूरी है, रिलीजियस जो वो पोप बैठा हुआ वो इस चीज से अवेयर हैं, अगर ये अर्थ मूव कर गए तो हम सारे के सारे इक्वल हो जाएंगे, वैल्यूलेस हो जाएंगे। और हम अगर इक्वल हुए सारी थ्योरीज टूट जाएंगी, थ्योरीज टूट के सारा सेटअप टूट जाएगा, पूरा का पूरा रिलीजियस सेटअप टूट जाएगा अर्थ के मूव करने से। तो ब्रेनो को उन्होंने पकड़कर जिंदा जला दिया इबरत के तौर पर, ताकि कोई फिर जरूरत ना करे इस तरह की बात करने की। ब्रेनो ही वाज इन 15th or 16th आफ्टर कॉपरनिकस की बात। सो एडवर्ड सेड ने भी कहीं जिक्र किया था और रसल ने भी कहीं जिक्र किया था ब्रेनो का, कि ब्रेनो को जला दिया गया, मैंने आपको बताया था। तो ये जलाने वाला एलिमेंट पोप का, क्रिश्चियंस का, कैन यू अप्रूव इट? यू हैव टू मेक योर ओन व्यू। अगर इसे अप्रूव करते हैं तो फिर आपके सिनेरियो कुछ और बनेंगे, अगर आप अप्रूव नहीं करते तो फिर आप कुछ और इसे कंसीडर करेंगे, कुछ और चीज़ें देखेंगे। ओके, ये आपने खुद अपने माइंड में अप्रूव करना है। ब्रेनो को जला दिया गया। गैलीलियो गैलीली मैथमेटिशियन, अब गैलीलियो गैलीली ने आकर कहा, जब गैलीलियो गैलीली ने सबसे पहले तो ये किया कि वो हैंड टू माउथ था। अब यहाँ तक बात पहुँच गई है, आप गैलीलियो गैलीली पर वापस आए। गैलीलियो गैलीली नहा कर बाहर आया है, एंडे को सामने आया, एंडे को कहता है कि क्या तुम्हें कल वाला लेसन याद है, वो जो पेट्रोलोमिक वाला मैंने आपको इशू बताया था और वो जो कॉपरनिकस वाला बताया था, ये इशू डिस्कस होना शुरू हो जाते हैं। एक स्टूडेंट आ जाता है और स्टूडेंट जो आता है वो आगे पूछता है कि गैलीलियो का पूछता है, और गैलीलियो उससे बाहर टाइम देता है कि मैं बाद में उससे मिलूंगा। और इस वक्त गैलीलियो जो है वो एंड्रिया को बताता है कि व्हाट इज कॉपरनिकस थ्योरी, कॉपरनिकस थ्योरी क्या है, और कॉपरनिकस थ्योरी को प्रूव करता है कि किस तरह से जमीन जो है मूव कर रही है, किस तरह से जमीन मूव कर रही है। और उसके बाद उस अपने स्टूडेंट जो नया शख्स आया हुआ है, लुडविको उसका नाम है, उससे जब मिलता है तो लुडविको उससे कहता है कि मैं आपके स्टूडेंट बनना चाहता हूँ। लुडविको से वो पूछता है कि अच्छा तुम कहाँ गए थे, वो उसे किसी शहर का नाम बताता है और कहता है कि वहाँ पर मैंने ना देखा है कि उन्होंने डच जो लोग हैं उन्होंने एक टेलीस्कोप बना रखी है, इस तरह ग्रीन कपड़े में दूर दूर की चीज़ें को बड़ा बड़ा करके दिखाती है। तो फ़ौरन ही गैलीलियो गैलीली उसकी उस टेक्निक को लिख लेता है और फ़ौरन ही वो लेंसेज वगैरह मंगवाता है और उसके बाद वो एक टेलीस्कोप तैयार कर लेता है। कौन? कंसेप्ट डच का था, तैयार इसने कर लिया टेलीस्कोप जब तैयार कर ली इसने, उसके बाद इसने जो किंग था उससे मुलाकात की
जो वहाँ के पोप उससे मुलाकात की, उसने कहा मैंने टेलीस्कोप बनाई है, मैंने इसलिए बनाई है ताकि आप लोगों को बड़ा फ़ायदा हो। उसने कहा जी हमें क्या फ़ायदा है? उसने कहा दूर पर अभी आर्मी होगी, आपको नज़र भी नहीं आ रही होगी, आप इस मशीन पर ऐसे रखेंगे और दूर मीलों दूर से आप पहचान लेंगे कोई आर्मी आपसे लड़ने के लिए आ रही है, आप प्रिपेयर हो जाएंगे। दैट वाज रियली अ थिंग, उनके लिए ये बड़ी अट्रैक्टिव थी, उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया, उन्होंने कहा जी कमाल कर दिया गैलीलियो गैलीली ने हमारे लिए ये चीज़ बनाकर, और लोगों ने टेलीस्कोप परचेज कर दिया। लेकिन गैलीलियो गैलीली का पर्पज़ ये नहीं था कि टेलीस्कोप को बेचना। गैलीलियो गैलीली तो ये चाहता था कि लोगों के पास टेलीस्कोप पहुंच जाए बस। टेलीस्कोप जब लोगों के पास पहुंच गई तो गैलीलियो गैलीली ने कहा जी मैंने रात टेलीस्कोप आसमान की तरफ किया और मुझे पता चला है कि फिलहाल मूवमेंट ऐसी होती है, फिलहाल मूवमेंट ऐसी होती है, ज़मीन स्टेटिक नहीं है, ज़मीन तो मूव कर रही है, और ज़मीन यहाँ देख लो अपने टेलीस्कोप में ये एंगल्स हैं। दैट वाज द प्रॉब्लम। वो उसके बाद अपोजिशन एक रिलीजियस ज्यूरी बैठ गई। ये बहुत सारे जो नए आने वाला किंग था, नए आने वाले पोप थे, जो ऐसे पोप जो मैथ्स को जानते थे, उनसे मुलाकातें की इसने। ये वीनस गया, ये उसके अलावा बहुत सारे और सिटीज़ के अंदर जाता है, और फिर आप देखते हैं कि एक दरमियान में टसल शुरू हो जाती है, और वो टसल क्या है कि ही वांट टू प्रूव दैट द अर्थ इज मूविंग, और वो बाजिद है इस बात पर कि अर्थ मूव नहीं कर रही, अर्थ स्टैटिक है। इस इश्यू को लेकर वो कहते हैं ये हेलिश थ्योरी है, ये जहन्नमी थ्योरी है, ये बहुत पलीद चीज़ है, गलत चीज़ है, ये नहीं होनी चाहिए। पोप ये कहते हैं, उसके बाद रिलीजियस सबका ही सारा ये कहता है, लेकिन दैट वाज द ट्रूथ एंड ही ट्राइड टू प्रूव इट। ड्रामा मूव करता रहता है, उसकी डॉटर का रोल है, बहुत सारे रिलीजियस पीपल हैं, मॉन्क्स हैं उसके अंदर, किंग हैं, इसके दोस्त हैं, फेवर्स हैं, कई जगह पर इसे थ्रेट होते हैं, और ये बार बार जाके दरबारों में पेश हो रहा है और अपनी रिसर्च को बता रहा है कि ये दैट इज द रिसर्च। एंड पर इसे कोर्ट में पकड़ लिया जाता है और कहा जाता है गैलीलियो गैलीली तुम या तो अपने तमाम काम सरेंडर करो, या तुम्हें हम अजियतनाक मौत देंगे। और उसे वो सारे वेपन दिखाते हैं, नुकसान यानी कि वो उस तरह के प्लास टाइप दूसरे तीसरे चाह की चीज़ें जैसे अजियत देने वाली चीज़ें होती हैं वो दिखाते हैं इससे कि तुम्हें इससे अजियत देंगे हम, तुम कॉपरनिकस थ्योरी से सरेंडर कर दो, ठीक है, इसे रैकेंट कर दो। ओके, अब बाहर इसके सारे स्टूडेंट होते हैं जो ये सोच रहे होते हैं, और पूरे मतलब एक बहुत बड़े एरिया के ऊपर कई कंट्रीज के अंदर ही इज़ अ फेमस फिगर, और लोग सोच रहे हैं कि सरेंडर क्यों करेगा, ये सच्चाई है, साइंटिफिक ट्रूथ है, वो सरेंडर क्यों करे। और गैलीलियो गैलीली एक हीरोइक कैरेक्टर नजर आ रहा है कि गैलीलियो गैलीली अब कुछ करने वाला है, और देखो क्या उस तरह जुल्म हो रहा है उसके अंदर, जैसे ट्रेजिडी एक होती है ना, जैसे ट्रेजिडी क्या हो रही है। एंड्रिया बाहर बैठा हुआ, दूसरे लोग बाहर बैठे हुए, उसके दोस्त परेशान हैं, और वो अंदर जब उसे दिखाते हैं वो सारी चीज़ें वो दिखाते हैं, और उसने हालांकि सब चीज़ें प्रूव की हुई हैं, हर चीज़ का मैथमेटिकल कैलकुलेशन उसके बाद मौजूद है, जो साबित किया हुआ है कि हाँ ये ठीक है। इस शख्स ने साबित किया हुआ हर चीज़, उसे पता हो कि सच क्या है, वो पीछे कैसे हट सकता है, वो पीछे नहीं हट सकता, उसे सच्चाई के लिए अपनी जान देनी है, उसे मर बैठना है अपनी सच्चाई के लिए। तो वो जब अंदर जाता है वो उसे दिखाता है वेपन, वो कहता है वैकेंट, सरेंडर करता, जो बोला है झूठ बोला है। गैलीलियो गैलीली कहता मैं रैकेट करता, सरेंडर करता, मुझे मारो ना। ठीक है, वो कहते हैं ले जाओ, जाता है, इसे नजर बंद कर दो, कहते हैं एक पेन और एक कागज दे दो, कागज थोड़े से दे दो मुझे, मैं फौरन बैठ रहूँगा, बूढ़ा आदमी हूँ, मैं कुछ लिखता ही रहूँगा। उन्होंने कहा दो इसे, ये दे दो, इसे नजर बंद कर दो। जब बाहर ये बात पता चली कि गैलीलियो गैलीली ने नजर बंद कर लिया, वो उस मार से, उसके खौफ से डर गया। वो इतने बड़ी थ्योरीज देने वाला, वो कॉपरनिकस और ब्रेंडो को जलता हुआ देखा है, उस वक्त इसके दोस्तों ने रोका है कि मत तू खेल आग से, ये मार देंगे ये लोग, इस थ्योरी को मत उठा। उस वक्त रुकता नहीं था, आज जाकर सरेंडर करके वापस आ गया है, तो लोगों के अंदर बहुत गम और गुस्सा फैल गया, खासतौर पर उसके स्टूडेंट्स के अंदर, कि ये इसने क्या किया है, इसने तो बड़ी बेइज्जती करवा दी है, इतना बड़ा साइंटिस्ट होकर जाके वहाँ पर रैकेट करके आ गया है, सरेंडर करके आ गया है, और ये मौत से डर गया और ये उन सजाओं से डर गया है। लेकिन फिर दिखाते हैं कुछ अर्सा गुजर जाता है, कई ईयर्स गुजर जाते हैं, एंड्रिया जो है वो बहुत जवान हो गया होता है,
और वो इतना चाहते हुए एक दिन अपने उस्ताद से मिलने के लिए आता है गैलीलियो गैलीली से। जब मिलने के लिए आता है तो उसे गैलीलियो गैलीली एक ट्रंक देता है, बॉक्स देता है जिसके अंदर सारे पेज होते हैं और कहते हैं कि इसे ले जाओ। और फिर वो उसे बाहर लेकर आता है तो उसे फौजी पूछते हैं कि व्हाट इज दिस, क्या है ये इसके अंदर, इस ट्रंक के अंदर। वो बैठा होता है और कह रहा होता है देयर इज द ओल्ड स्टेप ऑफ अरिस्टोटल, अरिस्टोटल का ओल्ड स्टफ है। और वो उसे जहाँ पर वो नज़र बंद होता है वहाँ से दूसरी स्टेट में ले जाता है उसको, उस सारे मसले को, सारे काम को ले जाता है, वो जो अरिस्टोटल सॉरी जो गैलीलियो गैलीली ने बैठ के किया होता है। नाउ द पॉइंट इज दैट ड्रामा इज ओवर, ड्रामा खत्म। अगर गैलीलियो गैलीली रैकेट ना करता तो गैलीलियो गैलीली के माइंड में जितने भी कैलकुलेशंस थी, जितनी भी थेरीज थी, जितने भी पॉइंट्स थे, जितने नजरियात थे उसके, वो सारे के सारे मौत की नजर आ रहे, डेड, कुछ ना बनता। वो हीरो तो बन जाता, लेकिन उस हीरो को क्या फायदा, हमें क्या लेना हीरो से। जो हीरो मर गया है किसी काज के लिए, हमें उस हीरो से क्या लेना है। अगर गैलीलियो गैलीली मर जाता तो हमें क्या फायदा होता। गैलीलियो गैलीली नहीं मरा तो क्या फायदा हुआ है। सारी थेरीज बहुत सारी कैलकुलेशन दे गया, उसके ऊपर लोगों ने और तरक्की की है, और तरक्की की है, आज जमीन घूम रही है। गैलीलियो गैलीली अगर रैकेट न करता तो जमीन में मर जाता तो वो भी सब खत्म हो जाता। तो इसका मतलब ये है कि देयर इज नो नीड टू डाई, मरने की जरूरत ही नहीं है। किस चीज के ऊपर एक्सट्रीम होने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आज अब जिस चीज पर एक्सट्रीम हो रहे होते हैं कल वो चीज गलत साबित भी हो सकती है। गैलीलियो गैलीली जिसके लिए जान दे दे, वो थ्योरी आज से 5 साल बाद 3000 के अंदर या 1000 साल बाद 3000 के अंदर हो सकता है। हम कहें कि अर्थ स्टैटिक, अगर अर्थ स्टैटिक हो गई तो गैलीलियो गैलीली अगर मर जाता तो ब्रेनो जो मर गया है तो इसकी कुर्बानी क्या बनेगा, कोई फायदा नहीं है। फजूल हम कहेंगे पागल थे, फूल थे, मरने की जरूरत थी। दे शुड नॉट मेक बिलीव ऑन द थिंग्स, दे शुड कंसीडर द थिंग्स। गैलीलियो गैलीली ने कहा ठीक है जी, हाँ जी रैकेट करो, हाँ जी रैकेट हो गया जी, फिर लिख दिया ये ले जाएंगे, फिर वो काम चल पड़ा, एक सिलसिला चल पड़ा पूरा का पूरा। तो वी हैव टू टेक रीजन इंस्टेड ऑफ पैशन, दैट इज द की पॉइंट। यू हैव टू टेक रीजन इंस्टेड ऑफ द passion. Now, drama is over, concept is over, okay? But there are a lot of things in which we have to discuss. The special thing is that we are not going to discuss about the themes of drama. The hallmark of the drama is the technique of drama. अब आप छोटे सब्जेक्ट से बड़े सब्जेक्ट की तरफ आ रहे हैं। यू आर गोइंग टू लर्न द टेक्निक्स ऑफ ड्रामा, नॉट द थीम्स ऑफ ड्रामा। ये पूरा ड्रामा आपके सिर्फ एक काम का है। आप लोगों की कंसंट्रेशन पूरी है ना, ये क्या कह रहा हूँ। फिर मैं कल बैठूंगा तो फिर मुझे आपने झगड़ा नहीं करना, सुनने को। इस पूरे ड्रामे का एक फायदा है पढ़ने का कि यहाँ से रेफरेंस, कंटेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन आएगा, एक फायदा ये। दूसरा फायदा ये है कि पढ़ने से आपको पता चलेगा कि मॉडर्न ड्रामे किस तरह होते हैं। और इसके बाद जब मैं टॉपिक शुरू करने लगा हूँ टेक्निक का, कि टेक्निक क्या होती है ड्रामा की, वो चीज़ें आपको उसी वक्त अजबर और जहन नशीन होंगी। आप उनकी चीज़ों को आपके जहन के अंदर उस वक्त सिंक होंगी, डूबेंगी जब आप ड्रामा को रीड करेंगे। तो ये बात पहले बताने का मकसद ये है कि ड्रामे को फ्रेट के साथ नहीं पढ़ना, ड्रामे के ऊपर एक्सट्रीम नहीं होना, उसके हर एक डिटेल में नहीं जाना। उसको लाइट लेना है, इजी होकर पढ़ना है, आपने पूरा पेज पढ़ना है, सामने एक्सप्लेनेशन का पेज पढ़ना है और एज्यूम करना है, अंदाजा करना है कि इस पैराग्राफ के अंदर, इस पेज के अंदर इतनी बात आगे चल गई है, इतनी बात हो गई है, इतनी बात सही हुई है, इतनी बात शायद सही नहीं है। ये कंसेप्ट क्लियर था, इस कंसेप्ट में वेग चल रहा है। ये कंसेप्ट ये किस सिटी में, दैट इज नॉट कंसर्न किस सिटी में, वो सिटी कौन था, कैसा था, रंगीन था, कुछ था, हमें कंसर्न नहीं है। वो किस पोप के समय ठहरा हुआ है, पोप की एज क्या थी, किंग कौन सा है, किंग की एज क्या थी, वी हैव नॉट कंसर्न विद इट।
कंसीडर दैम, अंदाजा करें जितना कंसीडर होता है आपसे, लेकिन गो थ्रू करें उससे। बहुत लंबी टेक्स्ट है तो इसको डिटेल में लेकर बैठ नहीं जाना, बस इसको गो थ्रू करना है हमने इसको। ये मैंने बताया है। कभी कभी सवाल आ जाता है कि गिलियाली के एज अ हीरो या एज अ ट्रेजिक हीरो, इस पर कभी कभी एक सवाल आ जाता है। अदरवाइज इसका एक कन्फर्म सवाल है जो मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। अब मैं एक डिबेट शुरू करूंगा और वो डिबेट शुरू करूंगा, वही सवाल है आपका, और वही सवाल आपने एग्जाम में लिखना ही लिखना है आपने। वो आपका 100% श्योर सवाल है, वो हर दफा आता है, अब लिखना है। और वो सवाल ऐसा है कि जितने भी मॉडर्न ड्रामे बाकी आप पढ़ेंगे ड्रामाज, और जितने भी आप क्रिटिसिज्म पढ़ेंगे, क्रिटिसिज्म के जितने भी पहलू पढ़ेंगे और ड्रामा जितने भी पढ़ेंगे, बर्ट और ब्रैकेट पहले ठहरा हुआ होगा, क्योंकि आपका वास्ता टेक्निक से ज्यादा होगा, थीम से कम होगा। अगर थीम्स भी आपने अंडरस्टैंड करने होंगे तो टेक्निक के जरिए, क्योंकि अब आप लोग रेलिश करने नहीं आए, बल्कि अब आप लोग लिटरेरी फिगर बनने हैं, आप ड्रामाटिस्ट बनने आए हैं, राइट? लेट्स सी। एक आदमी था बहुत पहले, 2500 साल पहले, वो कहता ड्रामा ऐसे चले और इंसान ऐसे शहर में आ जाए और ड्रामे के स्टेज पर जो कुछ हो रहा हो तो ऐसे लगे कि इंसान के साथ बीत गई, और ड्रामा देखते देखते इंसान रो पड़े और दिल इंतहाई गमज़दा हो जाए, आंखों से आंसू जारी हो जाएं और दिल में ठंडे ठंडे खौफ मौजूद हों, और जब वहाँ से उठे एक अजीब किस्म की अमेजमेंट के साथ जा रहा हो, कथार्स उसके पूरे हो जाएं, ठीक है। और इस किस्म के ड्रामे को बहुत अप्रिशिएट किया गया, और इस किस्म के ड्रामों का प्रचार करने वाला, इस किस्म के ड्रामों की टेक्निक बताने वाला कोई और नहीं था, अरिस्टोटल था। अरिस्टोटल ने ट्रेजिक ड्रामों की डेफिनेशन की। अरिस्टोटल ने बताया ट्रेजिक ड्रामे क्या होते हैं, ग्रीक वाले ट्रेजिक ड्रामे लिखे, और ड्रामा के अंदर क्वालिटी क्या होती थी कि एक व्यूअर जो बैठा हुआ है वो ड्रामा देखे और ड्रामे की सिचुएशन के अंदर गुम हो जाए, दरवाजा एक्टर खोले, खौफ व्यूअर के दिल में आ जाए, ऑडियंस के दिल में आ जाए, बीते तेरे नाम वाले हीरो के साथ आंसू यहां से जारू, है ना? होता है ना ऐसा कि नहीं होता? ट्रेजिक मूवी देखते हैं दिल रो पड़ता है, मैं खुद रो पड़ता हूँ, ऐसा होता है, ठीक। तो ये अरिस्टोटल कहता है ये ट्रेजिडी की तारीफ है। क्लियर है? ओके। ट्रेजिक ड्रामा क्या होते हैं बेटा आप बताएं? बहुत खूब, उन्होंने एक लफ्ज में कहा इमोशंस जो है इनकरेज हो जाए, इंसान जज्बात इनकरेज हो जाए, फियर आ जाए, पिटी आ जाए, कथार्सिस पूरे हो जाए, ये ड्रामा है। मैं दोबारा बयान करता हूँ, मुझे लगता है कि मैंने आपको सेटिस्फाई नहीं किया, फिर दोबारा बयान करता हूँ। भाई यार ग्रीक्स जो थे वो ड्रामाज लिख रहे थे और ट्रेजिक ड्रामाज लिख रहे थे। जब वो ट्रेजिक ड्रामाज लिख रहे थे तो आगे अरिस्टोटल आया, अरिस्टोटल ने एक पोएटिक्स नामी किताब लिखी और उसके अंदर बताया कि ट्रेजिक ड्रामा लिखा कैसे जाता है। जब उसे बयान किया ट्रेजिक ड्रामा लिखा कैसे जाता है तो हम हैरान होते हैं कि वाकई उसके लिए इतनी खूबसूरत टेक्निक्स होती हैं, इतने खूबसूरत तरीके से प्लॉट को गढ़ा जाता है, इतने बेहतरीन तरीके से एक्टर्स काम करते हैं उसके अंदर, इतनी अच्छी और इतनी रिस्की किस्म की सिचुएशन रखी जाती है कि जब व्यूअर वहाँ पर बैठता है तो वो सराउंडिंग से कट ऑफ हो जाता है, वो फुल स्टेज के अंदर इन्वॉल्व हो जाता है, स्टेशन के अंदर मौजूद होता है और वो तमाम चीज़ें शेयर करता है जो स्टेज के ऊपर हो रही होती हैं अपने साथ, और कथार्सिस करके उठता है। और जब उठता है घर की तरफ जाता है तो ओए ओए करता है और खास अमेजमेंट के साथ जा रहा होता है, ठीक है, दैट इज ट्रेजिडी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो किताब अरिस्टोटल ने लिखी थी पोएटिक्स, ये किताब डिस्कवर हुई है 15th सेंचुरी में। ग्रीक पीरियड से लेकर 15th सेंचुरी तक अरिस्टोटल की किताब पोएटिक्स नहीं थी।
तो लोगों ने एस्किलस को, यूरिपिडाइस को, सोफोक्लिस को, इन राइटर्स को देखकर ट्रेजेडी ड्रामे लिखते रहे थे, लेकिन ट्रेजेडी ड्रामे मजे की नहीं है ऐसी कोई। आप बताएं कौन सी ट्रेजेडी है? या तो आप ग्रीक में ट्रेजेडी देखते हैं, या फिर ट्रेजेडी आप आकर देखते हैं क्रिस्टोफर मार्लो के पास आकर देखते हैं 16वीं सेंचुरी में। ये गैर दरमियान में क्यों है? क्यों अच्छी ट्रेजेडी नहीं आई? क्योंकि पोएट बुक जो है वो छुपी हुई थी। पोएटिक जो ही मंजर आम पर आई, इंग्लिश लोगों ने पढ़ा कि अच्छा ये टेक्निक होती है। क्रिस्टोफर मार्लो ने फैक्टर लेकर आ गया है, शेक्सपियर ऊपर से आ गया है, ट्रेजिक ड्रामा लिखना शुरू हो गए धड़ाधड़ लोगों ने, और बेहतरीन किस्म के ट्रेजिक ड्रामाज आ गए। यानी कि शेक्सपियर तक और शेक्सपियर के बाद 18वीं सदी तक जितने भी ड्रामाज, ट्रेजिक ड्रामाज लिखे गए हैं, हम ओवरऑल कहते हैं ये ड्रामाज जो हैं ये एरिस्टोटेलियन टेक्निक पर हैं। बेटा ये बात समझ गए आप लोग? इवन के शेक्सपियर ने वेरिएशंस की हैं। क्रिस्टोफर मार्लो की वेरिएशन आप पार्ट में पढ़ कर रहे हैं कि उसने क्या तब्दीलियां लेकर आया है, लेकिन ओवरऑल हम जो मूड देखते हैं कि ट्रेजेडी के क्या मूड होने चाहिए? एक प्लॉट, सिचुएशन, एक्टर्स की एक्टिंग और ऑडियंस का उसके अंदर डूब जाना, उन तमाम गमों को, उन तमाम खौफ और हरास को अपने दिल में महसूस करना, और आंखों से आंसू के है डेस्टिमोना तेरे साथ क्या हो गया है उथैलो क्या हो गया, क्या ट्रेजेडी लिख दिया शेक्सपियर ने। और वैसे देखें ऐसी ट्रेजेडी देखकर दिल भर आया, हम यहाँ पर रो पड़े, मायूस हो गए कि है क्या हो गया, ये बड़ी ट्रेजेडी हो गई। लेकिन ट्रेजेडी से क्या किया? वही हिना वाली बात, हमारी इमोशंस को इनकरेज किया है ट्रेजेडी ने। यानी कि ट्रेजेडीज को लिखने का मकसद ये है कि इमोशंस को इनकरेज करना और एक अमेजमेंट मजा लेना, सिचुएशन में इन्वॉल्व हो जाना, वो तमाम इवेंट्स को एंजॉय करना और आखिर में कैथारसिस का करना। ये है ट्रेजेडी। कोई नहीं था जो अरिस्टोटल से टकरा जाए। शेक्सपियर नो डाउट कमाल था, टकराया है, तब्दीलियां लेकर आया है, लेकिन हम उसे कहते हैं वेरिएशन लेकर आया, तब्दीलियां लेकर आया। उसे ये नहीं कहते कि ही वॉज अगेंस्ट अरिस्टोटल, अरिस्टोटल के सामने नहीं ठहरा। दैट इज द फर्स्ट पर्सन कहा गया जी बर्टोल्ट ब्रैकेट। ओके, ये ब्रैकेट 20वीं सदी में जब आया तो ही इज द फर्स्ट पर्सन जो कि एरिस्टोटेलियन कंसेप्ट के साथ इसने आकर तसल दी। इसने कहा दैट इज द रॉन्ग कंसेप्ट ऑफ ट्रेजेडी। What you are doing? Only you are engaging, only you are encouraging the emotions which if they will be encouraged, they will create only the hell. उसने कहा कि इससे पहले जितने भी ड्रामाज हैं लिखे गए हैं, वो जिस ड्रामे के स्टेज पर बयान किए गए हैं, बर्टोल्ट ब्रैकेट के आने से पहले तक जितने भी ड्रामाज लिखे गए, ठीक है, उसे कहा कि दीज आर द ड्रामेटिक थिएटर, उसकी कैटेगरी बने, ये ड्रामेटिक थिएटर में लिखे गए। ड्रामाज की एंड बना ली है, किस्म बना ली है, या ड्रामाज को उसने कहा है कि ये ड्रामेटिक थिएटर है, या वो ड्रामाज जो एक ही मूड के थे, उसने कहा इन ड्रामाज को जो एक ही मूड के ड्रामाज हैं, बर्टोल्ट ब्रैकेट के आने से पहले तक जो एक ही मूड के ड्रामाज थे, उसने कहा ये जहाँ जहाँ चलते रहे हैं, जिस जिस थिएटर में चलते गए हैं, उनको हम ड्रामेटिक थिएटर कहते हैं। भाई ड्रामेटिक थिएटर का मूड जो है बर्टोल्ट ब्रैकेट के साथ मिलता है, या ड्रामेटिक थिएटर का मूड अरिस्टोटल के साथ मिलता है? अरिस्टोटल के साथ। मेरी बात आप समझ रहे हैं? किसी को बात समझ ना आ रही हो? आ रही है? बर्टोल्ट ब्रैकेट ने जो कंसेप्ट दिया ड्रामे का, जो ड्रामे की टेक्निक, जिस टेक्निक पर ड्रामास को लिखा, उसको हम कहते हैं एपिक थिएटर। अब ये दो थिएटर हमारे पास आ गए हैं, बहुत ही आसान है, यही सवाल है पूरा का पूरा आपका, और आपका 40% लिटरेचर भी यही है, ठीक। एक है ड्रामेटिक थिएटर और एक एपिक थिएटर।
ड्रामेटिक थिएटर एक टेक्निक का नाम है, एपिक थिएटर एक टेक्निक का नाम है, ड्रामे को बयान करने की, ड्रामे को लिखने की। बार्टर ब्रैकेट ने जितने भी ड्रामाज लिखे हैं वो एपिक थिएटर की टेक्निक पर लिखे हैं। उसने अपना एक बनाया है एपिक थिएटर, और उस थिएटर में क्या क्या तब्दीलियां लेकर आया है अब हम उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ड्रामेटिक थिएटर को हमने कदर डिस्कस कर लिया है कि ड्रामेटिक थिएटर के अंदर इमोशन होते हैं, सिचुएशन में ऑडियंस की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, इवेंट्स में ऑडियंस इन्वॉल्व हो जाते हैं, हर एक फीलिंग में ऑडियंस पूरी तरह शेयर लेते हैं उसके अंदर। मैं बातें बार बार इसीलिए कर रहा हूँ ताकि जब मैं कंट्रास्ट करना चाहूँगा तो आप लोगों को पहली बात ज़हन नशीन हो, ठीक है। मैं बार बार सिर्फ ड्रामे की बात नहीं कर रहा, मैं ऑडियंस से लेकर ड्रामे की बात कर रहा हूँ, ड्रामे की स्टेज तक जा रहा हूँ। मैं ऑडियंस की बात करता हूँ तो ड्रामे की स्टेज पर बात करता हूँ। मैं फिर कहता हूँ कि ड्रामे की स्टेज के ऊपर ठहरे हुए जो एक्टर हैं उनकी फीलिंग्स को ऑडियंस शेयर करते हैं। वहां पर जो सिचुएशन होती है उस सिचुएशन में ऑडियंस इन्वॉल्व होता है। सिचुएशन से मुराद है कि जिस सिचुएशन में टेरिफाइड सिचुएशन है, एक्शन की सिचुएशन है। देखो आप देखते हैं बात कर, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि एक लड़के को जो साइकिल के ऊपर ठहरा हुआ था उसका एक पाँव साइकिल के ऊपर था और वह ठहरा हुआ था और होटल के अंदर वो टीवी चल रहा था, वो देख रहा टीवी को, और जब वो वहां पर मार रहे थे ना उसने कर रहा है। और हमें भी याद है जब हम बिल्कुल छोटे होते थे और मूवी चल रही होती थी और हमारा भी दिल करके हम ऐसे मारे इसको, ऐसे कभी आपका दिल करता अभी करता ना। It means that the audience is going to involve into a situation, उस सिचुएशन में इन्वॉल्व हो गया है, ठीक। तो ऑडियंस का सिचुएशन में इन्वॉल्व होना ड्रामेटिक थिएटर है। एक्टर जो एक्टिंग करता है वो इस तरह एक्टिंग करता है जैसे वो खुद ही वही हो। एक्टर का एक्टिंग के अंदर इन्वॉल्व हो जाना, एक्टर का एक्चुअल कैरेक्टर के अंदर इन्वॉल्व हो जाना, ये ड्रामेटिक थिएटर है। एक डॉक्टर तो डॉक्टर बना बैठा होता है, ऐसा लगे यार क्या एक्टिंग करती है, ऐसा वाकई डॉक्टर लग रहा है यार, ये ड्रामेटिक थिएटर है, ठीक है। अच्छा लो जी, अब एपिक थिएटर क्या है, पहले हम एपिक थिएटर में देखते हैं कि इसने पहला काम क्या किया है। आप ड्रामे देखने जाते हैं या आप टीवी पर ड्रामा लग रहा होता है, ऐसे चलता है एक बार म्यूजिक, उसके बाद एकदम से रिफ्लेक्ट खुलता है और सामने कोई शख्स ठहरा होता है, बैठा होता है और सोच रहा होता है या कह रहा होता है या कोई किसी से बात कर रहा होता है, ऐसे खुलता है ना ड्रामा। स्टेज पर देखने से क्या होता है, पर्दा से उठता है तो एक आदमी से दाखिल होता है, यस मैंने तुमसे कहा था कि ऐसे नहीं करना, ऐसे करना, कोई बात शुरू हो जाती है। ये क्या है, ड्रामेटिक थिएटर की वो है टेक्निक है। एपिक थिएटर जब ब्रैकेट स्टार्ट करता है, जो ही ड्रामा स्टार्ट होता है ऑडियंस आके बैठते हैं, ड्रामे की स्टेज पर पर्दा पूरा नहीं गिराया जाता, ड्रामे के स्टेज से पर्दा इतना इतना उठा कर रखा जाता है ताकि पीछे जो प्रिपरेशन हो रही है ड्रामे की ऑडियंस से देख सके कि पीछे प्रिपरेशन हो रही है ड्रामे की, पीछे कोई ड्रामे की तैयारी हो रही है। It means that someone is going to demonstrate drama. The actual situation is not over there. कोई एक्चुअल काम नहीं होने वाला यहाँ पर, यहाँ एक बनावटी खेल होने वाला है। Point to be noted, my lord. यहाँ पर क्या जाना होने जा रहा है, एक चीज खेल होने जा रहा है। यहाँ जब पर्दा उठा होना चाहिए ताकि ऑडियंस जो बैठे हुए यहाँ आके स्मोकिंग कर रहे हैं या बैठे हुए वो देख रहे हैं कि पीछे कोई एक्टर घूम फिर रहे हैं, कोई टेबल रख रहे हैं, टेबल उठा रहे हैं, कोई स्टैंड रख रहे हैं, स्टैंड को उठा रहे हैं, कोई बैठ रहा है, कोई कपड़े तब्दील कर रहा है, क्या कर रहा है वो उसे नजर आना चाहिए पीछे, ताकि फर्स्ट हैंड आप उस ऑडियंस के अंदर ये व्यू रख दें कि यहाँ पर एक खेल होने वाला है, एक चीज बयान की जाने वाली है, ना कि एक एक्चुअल सिचुएशन है। सबसे पहले आपने ये व्यू ले लिया जी, क्लियर। उसके बाद आप ड्रामा की तरह देखते हैं, जैसा कि आपने देखा ड्रामा की तरह देखते हैं कि वहाँ पर लाइट डिम हो जाती हैं, लाइट हाईलाइट हो जाती हैं, ज़्यादा लाइट हो जाती हैं, कम हो जाती हैं, दिन का समा रात का समा हो जाता है। तो स्टूडेंट ने तो ब्रैकेट ने ये किया कि लाइट जिस तरह ये बाहर निकली हुई ना, उसे लाइट से बाहर निकाल कर रखी, बस सूरज लाइट्स को सामने रखा, पूरे उनके सर मुंह के साथ स्टैंड के साथ कि लाइट ठहरी हुई है,
ये रोशनी यहाँ पर ज़रूरत है, एक स्टैंड यहाँ पर लगाओ जी, रोशनी दो, यहाँ पर ऊपर से रोशनी आनी चाहिए, एक बड़ा सारा ग्लोब यहाँ लगाओ जी। उस रोशनी को छुपाया नहीं गया, ताकि जब पर्दा हट भी जाए और वहाँ पर दिन या रात का कोई डेमोस्ट्रेट कर रहे हो, दिखा रहे हो, तो बाकायदा ऑडियंस के माइंड में ये ना है कि दैट इज एक्चुअल नाइट, दैट इज एक्चुअल मॉर्निंग, दैट इज एक्चुअल नून। ये क्यों है उसे पता चले कि आर्टिफिशियल नाइट क्रिएट की जा रही है। ठीक है, तो उस चीज को आर्टिफिशियल उसको क्रिएट करती है। दूसरी टेक्निक ये उसने थर्ड उसने कहा, अब हम बात शुरू करने लगे। एक्टर शुड नॉट इन्वॉल्व हिमसेल्फ इनटू द कैरेक्टर। अगर एक शराबी का एक्टिंग है, शराबी वहां पर आ रहा है, तो एक्टर जो है ना वो आता है इस तरह शराब पीता हुआ, बोतल उठाए हुए और ऐसे लड़खड़ाता हुआ, गिरता हुआ और कहता है कि आम ड्रंक और जस्ट ऐसा कह रहा होता है और मुंह से बदबू होती है, शराब उसने गिराई होती है और बोतल बार बार लहरा रहा होता है, इस तरह वो शराबी बना हुआ होता है। ठीक है, ही इज इन्वॉल्विंग हिमसेल्फ इन टू द कैरेक्टर ऑफ अ ड्रंकॉर्ड। बम के कैरेक्टर में उसने अपने को इन्वॉल्व किया हुआ है। जब अपने को इन्वॉल्व कर लेगा तो आप उसके साथ एक रिलेशन बनाएंगे। आप ये सोचेंगे दैट इज रियल कैरेक्टर, ये ओरिजिनल कैरेक्टर है, इसके साथ ओरिजिनल कैरेक्टर कंसीडर कर लिया आपने, तो आप ये अगले सिचुएशन से जो पैदा होगी आप कहेंगे दैट सिचुएशन इज आल्सो ओरिजिनल। मेरी बात नहीं समझ रहा। अगर कैरेक्टर अपने आप को बयान करेगा ऐसे जैसे कि वाकई वो शराबी है, तो आप उसे वाकई शराबी समझ लेंगे साइकोलॉजिकली, ऑडियंस एज अ ऑडियंस आप उसे वाकई शराबी समझ लेंगे। अल्लाह का नाम आ गया, मैं नहीं बोल सकता, ये अजान हो जाए उसके बाद से बात करते हैं। Attention please. When there would be character, एक एक्टर ड्रामे की स्टेज पर है, आप इस ऑडियंस है, ठीक है। अगर ये कैरेक्टर यहाँ पर आकर एक बम की एक्टिंग को करता है और बम की एक्टिंग को इस तरह से, बम कहते हैं जो शराबी, पक्का शराबी होता है उसे बम कहते हैं, बम की एक्टिंग को करता है
और उसके अंदर वो आपके सामने आता है और लहराता हुआ और गिरता हुआ और शराब को उठाता हुआ, कपड़े गंदे मैले किए हुए वो आकर ऐसा गिरता पड़ता रहता है, तो व्हाट यू विल कंसीडर मुनीबा, व्हाट यू विल कंसीडर टू हिम, आप क्या समझेंगे? अगर उसने बहुत अच्छी एक्टिंग की है, जैसे इश्क के मूवी में नसीरुद्दीन शाह ने की है, बम की एक्टिंग की है, बहुत अच्छी एक्टिंग की है ना, ऐसे तो यार वाकई में शराब पी हुई और दूध और बम की एक्टिंग कर रहा है, ऐसा शख्स कोई नॉर्मल रूटीन में कर ही नहीं सकता। तो अब जब ऐसी एक्टिंग करेंगे आप, बम की एक्टिंग कोई ऐसे कर रहा होगा, अगर आप उसे देखेंगे तो आप क्या कहेंगे? ही इज अ रियल कैरेक्टर, ये एक्टर नहीं है, ये रियल वही शराबी है, ये एक्टर नहीं है बल्कि ये रियल शराबी है, उसे शराबी समझेंगे। और उसके साथ होने वाला सानिया, थोड़ी देर के बाद उसका एक्सीडेंट होना हो, शराबी ने शराबी की एक्टिंग की और उसके बाद उसका एक्सीडेंट हो गया, तो क्या होगा? आप उसे फील करेंगे, आप उसे ट्रू समझेंगे। यस, आप उसे ट्रू समझेंगे और सिचुएशन में इन्वॉल्व हो जाएंगे आप उसके। तो दैट इज द रॉन्ग थिंग, इससे नुकसान होता है ऑडियंस का। वो क्या कहता है? वो कहता है कि एन एक्टर शुड डेमोन्स्ट्रेट द कैरेक्टर। एपिक थिएटर में वो कहता है कि एक्टर को कैरेक्टर डेमोन्स्ट्रेट करना चाहिए, ना कि कैरेक्टर को प्रेजेंट करना चाहिए, ना कि कैरेक्टर को खुद बन जाना चाहिए वही कैरेक्टर, बल्कि उस कैरेक्टर को डेमोन्स्ट्रेट करें। ये बात आपको मैं मज़ीद समझाता हूँ। इंडियन ड्रामा देखते हैं, पाकिस्तानी ड्रामे भी देखे हुए होंगे, पुराने पहले के, आज 6-10 साल पहले के, कोई ना कोई देखा होगा। अब भी कई हमारे पाकिस्तानी ड्रामे जो पिछले थे वो सारे के सारे अरिस्टोटेलियन टेक्निक पर होते हैं, और जब इंडियन ड्रामे आए हैं, इंडियन ड्रामे क्वाइट मॉडर्न थे, वो एपिक टेक्निक पर आए हैं। जब मैंने ड्रामा देखे मैं पहले हैरान हो गया कि ये क्या वाहियात किस्म के ड्रामे हैं। क्या है जी, एक औरत है, उसकी घुटी हुई गर्दन है, उसके ऊपर से लॉकेट पहना हुआ है, लिपस्टिक चढ़ाई हुई है और आंखों के भौं ऐसे हैं, वो कौन है जी? मैं सासू माँ हूँ। मैं कि ये जो बदतमीजी है यार, इस तरह होते कैरेक्टर, मैं कि इस तरह होते कैरेक्टर यार, कैरेक्टर बनाने की तमीज भी नहीं है इनको। क्या आपने ये पहले सोचा था? मैंने बाजी से पूछा, मैंने कहा हाँ जी बेटा मैं क्लास में हूँ, बाद में बात। तो जब उसने वो इस तरह से एक्टर के बन किया, तो ही इज एक्चुअली नॉट मेकिंग हिमसेल्फ, एक्टर इज नॉट मेकिंग हिमसेल्फ द रियल कैरेक्टर, एक्चुअली एक्टर वाज डेमोन्स्ट्रेटिंग कि सास का रूप क्या होता है। सास को उसे दिखाया जी, ये क्रूवल होगी थोड़ी सी, ये थोड़ी सी लालची होगी, ये थोड़ी सी जेलसी भी रखेगी, ये चलाक भी होगी, ये दूसरे को नुकसान भी पहुंचाएगी। तो कैरेक्टर कैसे होना चाहिए? मेकअप ऐसा किया कि वो सास तो लगे, एक उसके गेटअप से सास डेमोन्स्ट्रेट हो सास, ना कि वो कैरेक्टर खुद सास लगे। हमारे यहाँ पे तो सास होती है, बालों में सफ़ेद चांदी लगा होता है, वो एक चारपाई के ऊपर बैठी होती है और आलती बाल्टी मार के वो कह रही होती है कि तूने क्या किया है, ये ऐसे करते हैं। हम ऐसा यार क्या एक्टिंग की है सास की, वाकई सास ऐसी होती है। बट लेकिन वो चारपाई पर बैठी हुई उस गेटअप के अंदर, वो बालों में चांदी लेकर जो बैठी हुई औरत है, पीछे पोनी करके बूढ़ी सी हेल्थी सी, एक्चुअली शी इज नॉट डेमोन्स्ट्रेटिंग द कैरेक्टर, actually she is saying that, she is showing that she is the actual character। आपको एक एक्टर का कैरेक्टर बनना और एक एक्टर का कैरेक्टर डेमोन्स्ट्रेट होना, ये समझ आता है? एक्टर को डेमोन्स्ट्रेट करना और चीज है, एक्टर को कैरेक्टर बनना, एक्टर का कैरेक्टर बनना और चीज है। अगर एक्टर कैरेक्टर बनेगा, पाकिस्तानी ड्रामा एक्टर कैरेक्टर बनेगा तो ड्रामेटिक थिएटर होगा। अगर बटर ब्रोकर ब्रैकेट कहता है, वो कहते हैं एक कैरेक्टर, एक एक्टर को कैरेक्टर डेमोन्स्ट्रेट करना चाहिए, ज़ाहिर करना चाहिए, पेश करना चाहिए, ना कि खुद कैरेक्टर बन जाना चाहिए।
बम की एक्टिंग करना, शराब की बोतल हाथ में है, दैट इज एक्टिंग। पहले देखी थी एक्टिंग, पहले भी एक्टिंग की है मैंने, उससे मैं पूरा बम बन गया हूँ, मुझे लगा है कि वैसे मैं लड़खड़ा रहा हूँ, मुझे नींद आ रही, वो बम बना है लेकिन बट ही इज नॉट डेमोन्स्ट्रेटिंग द बम। शराब की बोतल साइन है, उसके बाद उसके कपड़े साफ सुथरे हैं, बिल्कुल ठीक है, बाल भी उसके ठीक है, वो एक बन के है, लेकिन आपको दूसरे कैरेक्टर के साथ सिंपैथी नहीं फील होगी, उसके साथ आप उसे अटैचमेंट फील नहीं होगी, आपको लगेगा यार ये तो वो सही शराबी नहीं लग रहा, लेकिन आपको सही शराबी चाहिए भी नहीं। अगर सही शराबी आपको लग रहा है तो ड्रामेटिक थिएटर हो जाएगा, और सही शराबी के साथ अगर कोई ट्रेजेडी हो गई तो आप उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे और आप कथारसिस कर बैठेंगे, और उसे जो आपको लेकर जाना है ब्रैकेट ने, उसे कथारसिस से नहीं लेकर जाना, कथारसिस से बचाना है आपको। वो कहता अगली बात, पहली बात उसने ये की कि एक तो लाइट हिडन ना करो, एक तो पर्दा पूरा ना गिराओ, एक तो लोगों की साइकी में ये बात आने दो कि यहाँ पर एक खेल होने जा रहा है, एक्टर को चाहिए कि वो कैरेक्टर को अपने ऊपर तारी ना करे बल्कि कैरेक्टर को डेमोन्स्ट्रेट करे। ये दूसरी बात हो। ऑडियंस, ड्रामा इस तरह से होना चाहिए, उसके अंदर हीरो इस तरह का होना चाहिए, उसके अंदर कैरेक्टर इस तरह का होना चाहिए, कोशिश करें वो वेल नोन पहले से और उसके बारे में लोग जानते हो। क्या गैलीलियो के बारे में आप जानते नहीं है? आपकी क्यूरियोसिटी का तजस्सुस का सेंस उसने पहले ही काट दिया, तजस्सुस वाला आपका इशू काट दिया कि आगे क्या होने वाला है। बिकॉज ड्रामा इज अ प्रोसेस, मैन इज अ प्रोसेस, व्हाई वी शुड ऑलवेज कीप आई ऑन द एंड। अगर आप यहां पर बैठे हैं ऑडियंस के तौर पर ड्रामेटिक थिएटर में, आप क्या देखते हैं? तजस्सुस क्या होने वाला है, और तजस्सुस से अगली बात क्या है कि एंड क्या होगा इसका, अब उसे बैठे होते हैं। तो जो कोर्स है, असल तो वो कोर्स होता है, इंसान की जिंदगी क्या है? रास्ता है, कोर्स है, एक प्रोसेस का नाम है, एवरीडे प्रोसेस का नाम है। तो प्रोसेस पर तो ऑडियंस की नजर नहीं ठहरती, तो इसलिए उसने क्या किया, एंड उसने बड़ा कन्विंस, उसे अजीब से कर दिया कि हीरो ने कोई बहुत बड़ा काम परफॉर्म ही नहीं किया। गैलीलियो ने कोई बड़ा काम परफॉर्म किया है, दिखाया उसे, जो टेलीस्कोप बनाई है वो कंसेप्ट दूसरों का, डच वालों का था, टेलीस्कोप बना के आज मैंने टेलीस्कोप बनाई है, और जगह जगह दलील हो रहा है, कोई कारनामा सरंजाम नहीं हुआ, कोई चीज प्रूव नहीं की कैरेक्टर ने। बट द प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी आंख अब एंड पर नहीं है, आपकी आंख कोर्स पर है कि हो क्या रहा है। मैंने 4-5 चीजों को मिंगल कर दिया है। ड्रामेटिक थिएटर के अंदर क्यूरियोसिटी होती है, किसके अंदर? मैं दोबारा कहता हूँ, आपने जवाब देना है किसके अंदर, ये बुझारत है। ड्रामेटिक थिएटर के अंदर क्यूरियोसिटी होती है, किसके अंदर? ऑडियंस के अंदर। वेरी गुड, अब ठीक है। ड्रामेटिक थिएटर में क्यूरियोसिटी ऑडियंस के अंदर, एपिक थिएटर में क्यूरियोसिटी नो हुआ है, ठीक है। आई ऑन द एंड, आई ऑन द कोर्स, वेरी गुड, शाबाश, बिल्कुल ठीक है। आई ऑन द कोर्स, आपका रास्ते पर। देयर आर सीक्वेंसेस, सीक्वेंसेस है, देयर आर जंप्स। सीक्वेंसेस क्या करने हैं? जंप दो, जंप क्यों देने? ताकि ऑडियंस जो है कैरेक्टर और सिचुएशन के साथ कहीं रब्त न बना बैठे। जब ऐसा काम आप ऐसी टेक्निक लगाएंगे, जो बिलीव दैट जब ड्रामा शुरू होगा तो ड्रामे को देखने के 2 तरीके हैं। एक तरीका ये है कि ड्रामे को इस तरह से देखा जाए, ये ड्रामे को देखने का तरीका है, जैसे ड्रामे को देखा जाए, चुप, ये ड्रामा देख रहे हैं, ये ड्रामेटिक थिएटर को आप हमेशा ऐसा देखेंगे। अगर आप एपिक थिएटर में बैठे होंगे तो आप ये बैठे होंगे, नहीं, ये नहीं करना चाहिए। यहां पर ये गलत स्टेप ले गया। जब आप ड्रामेटिक थिएटर होते हैं, आप कितने ये क्या हो गया, आप ये कह रहे होते हैं। एपिक थिएटर में बैठे तो आप ये कह रहे होते हैं, यार ये नहीं होना चाहिए था, नहीं, गलत स्टेप ले गया है, यहाँ पर इसने करना नहीं था जो कर रहे, आप ज़हन में सोच जा रहे हैं।
यहाँ मरेगा, ये गलत किया। ये गलत। इसके लिए हम कहते हैं कि आपकी नेक, आपके शोल्डर आपकी चेयर के साथ लगे होने चाहिए। अगर लगे हुए हैं ऑडियंस के तो समझे कि आपने जितनी भी टेक्निक रखी हुई है वो सारी एपेक्स थिएटर की है। अगर आपका ऑडियंस यहाँ आ गया तो समझे कि जो ड्रामा चल रहा है वो ड्रामेटिक थिएटर पर है, वो रेस्टोरेंट कंसेप्ट पर चल रहा है। मैं आपको यहाँ एज ए एक्टर हर चीज़ डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा रहा हूँ। मैं ऑडियंस भी खुद बन रहा हूँ, मैं कैरेक्टर भी खुद बन रहा हूँ, मैं ड्रामाटिस्ट भी खुद बन रहा हूँ, ताकि ये सवाल एग्जाम तक आपके जहन में फोकस हो जाए कि मैंने क्या किया यहाँ पर। ठीक है, लोग गलेले गलेले को नहीं पढ़ते और मैं कहता हूँ बड़ा जुल्म करते हैं। जो ब्रैकेट को नहीं पढ़ता पार्ट सेकंड में आकर तो वो तो महरूम है शख्स। उसे ये सारी चीज़ें सीखनी चाहिए कि ड्रामेटिक थिएटर क्या है। अब आपने देखा, मेरी सिस्टर ने कहा, उसने कहा, मैंने कहा बाजी ये इंडियन ड्रामाज आपको पसंद है? मुझे तो कभी, मुझे तो एक्टिंग ही नहीं किसी ने। उन्होंने कहा भैया अब उसे तो पता नहीं हो, शी इज नॉट लिटरेरी वन। तो भैया जब आप देखना शुरू करते हैं आप फिर आपको मजा आना लग जाता है। अच्छा एक बात की, उसी को देखते और एक चीज बात बताई, उसने कहा इंडियन ड्रामा जहाँ देखना शुरू करो वहीं से शुरू हो जाते हैं। इट्स मीन दैट देयर इज नो स्ट्रेस, देयर इज नो सीक्वेंस लाइक द ड्रामेटिक थिएटर। सीक्वेंस नहीं है। और मैं तो उस वक्त बिल्कुल ही हैरान हो गया जब उन्होंने इंडियंस ने ब्रैकेट के इस थिएटर को मजीद आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा जी फिलहाल ड्रामे का हीरो इस ड्रामे में आ जाता है और वो काम करके वापस चल जाता है उस ड्रामे में। मैं तो हैरान हो गया। मैं कहती इंडियन तो बहुत आगे चले गए, ब्रैकेट से भी आगे चले गए ये तो, कि फिलहाल मूवी का एक्टर आके काम करके वापस भी चला गया है उधर। अरे मैंने सुना ना जब, मैं तो हैरान हुआ कि यार इंडियन ने काम किया है। उसके बाद अब इंडियन ड्रामे के अंदर आप इन्वॉल्व नहीं होते, आपको दुख नहीं होता, चाहे बूढ़ा आदमी बैठा हुआ है, चाहे कितनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई है, बातें भी हो रही हैं, वो कर भी रहे हैं, उनके दांत भी चमक रहे हैं, वो इसका गेटअप उनका ऐसा है, वो कैरेक्टर को डेमोन्स्ट्रेट करते जा रहे हैं स्टेशन को। अच्छा बहुत एक अलग विषय स्टेशन। अच्छा इसके बाद स्टेशन, मैंने इंडियन ड्रामाज को ज़्यादा नहीं देखा, कभी कभी देखा है सर्विस टेक्निक के हवाले से। तो आप ड्रामाज को जब देखते हैं तो आप स्टेशन में बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होते यार, आप बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होते स्टेशन के अंदर। आप देख रहे थे क्या हुआ है। कभी मैंने आज तक नहीं देखा कि पहले हमारे जो पाकिस्तानी ड्रामाज चलते थे, लोग कहते वो ड्रामा देखा है, वो ड्रामा आ रहा है फिलहाल, कौन सा जी फिलहाल ड्रामा, वो उसके साथ क्या हुआ था, ये हुआ उसके साथ, तो यार ड्रामा बड़ा ट्रेजिक है यार, उसको दरवाजे के पीछे बंद किया हुआ था घर के अंदर औरत को, और एक आदमी जाता है जांगलूस वो ऐसा देखता है, वो बड़ा अजीब सा एक कंसेप्ट डिस्कस होता था। इंडियन ड्रामा कहाँ डिस्कस होते हैं। देखा स्टेशन देखिए, अच्छा यार ये कर दिया है, अच्छा यार ये कर दिया, अच्छा अब ये हो गया, अब ये हो गया, अब आगे चलते रहते आप इजी रहते हैं। बट आप सोचें इंडियन ड्रामाज ने क्या आपकी सोसाइटी को कुछ नहीं सिखाया। पाकिस्तानी ड्रामाज पूरी सोसाइटी को कुछ नहीं सिखा सके, लेकिन इंडियन ड्रामाज जब आए हैं उन्होंने ऐसे ऐसे पॉइंट उठाए हैं। एक तो उनके इशू अच्छे थे, डोमेस्टिक इश्यूज थे, लेकिन वाइडल इश्यूज थे जिसकी वजह से पूरी की पूरी लाइफ साइकिल खराब था। उनने वो इश्यूज उठाए एक तो, और दूसरी बात है कि लोगों ने थिंकिंग करना शुरू किया। सबसे अहम बात यह है, मैं कहता हूँ कि प्रॉब्लम्स लोग कहते हैं बड़े हैं, मैं कहता हूँ प्रॉब्लम्स कम हुए हैं। सास भी बेटी देख रही है तो देख रही है अपना कैरेक्टर डेमोन्स्ट्रेट करते हुए देख रही है किसी को, तो देखो अंदाजा हो रहा है कि मुझे ये नहीं होना। सिचुएशन को कंसीडर करके छोड़ा जा रहा है, कंसीडर करके छोड़ा जा रहा है, कंसीडर करके छोड़ा जा रहा है चीज़ों को। वो जो ड्रामा है उस पर बिलीव है। सबसे अहम और अहम तरीन जो बात मैं कहना चाहता हूँ, आपको पहुँचाना चाहता हूँ, वो ये है, dramatic theater only encourage your emotions and they will make you fool, and when you will be on your way to home you will be in catharsis and you will be sad and you will not be encouraged for action। आप एक्शन के लिए इनकरेज बिल्कुल नहीं है। आप थके मांदे हारे दिल को लिए घर जा रहे हैं ऐसे, ठीक है, एक्शन करने के लिए तैयार नहीं है। एपिक थिएटर पहली बात तो आपको सोचने पर मजबूर करेगा कि सोचें, और सोचने पर मजबूर करेगा, रिलैक्स होकर सोचने पर मजबूर करेगा। यहाँ पर आज जब ड्रामा को देखेंगे आप इंडिया इसको यहाँ ये करना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था, ये करना चाहिए था, ये नहीं, आपका ज़हन इंकरेज करेगा वो ड्रामा, आप सोचेंगे। राइटर कहता है देयर इज नथिंग इम्पॉर्टेंट एज कंपेयर टू क्रूड थिंकिंग, एंड क्रूड थिंकिंग इज द थिंकिंग ऑफ वाइज पीपल। जीनियस लोग हैं वो क्रूड थिंकिंग, फ्रैंक थिंकिंग करते हैं, फ्रैंक थिंकिंग।
ड्रामा की बात करें तो आजकल तो हम लोग पाकिस्तानी ड्रामा से इम्पोर्टेंस देते हैं, हालांकि आप तरीके से फीलिंग्स से इंकरेजमेंट होती है, ऐसा तो नहीं, उसमें भी सिचुएशन और एग्जाम भी होती है। मैंने जब बात शुरू की थी, हालांकि इंडियन ड्रामा तो ऐसे लगते हैं। जब मैं बात जब शुरू की थी तो पहले मैंने क्या कहा था, 10 साल पहले की बात की थी, पाकिस्तानी ड्रामा को 10 साल पहले का कहा था, ठीक है। ओके, अब दूसरे सिनेरियो में आपको देखना पड़ेगा, 10 साल पहले की बात पहले कर देते। अब तो कल जो पाकिस्तानी ड्रामे वो भी एस्पेक्ट फैक्टर मैंने 10 साल पहले इसीलिए कहा, मैंने कहा किसी ने 10 साल पहले के ड्रामे देखे, मैंने पहले इसीलिए कह दिया, मुझे ये तहफ़्फ़ुज़ात थे। अच्छा जी, तो मैं देखो आपने मुझे क्रूड थिंकिंग होती है, फ्रैंक थिंकिंग यानी कि बड़ी फ्रेंडली थिंकिंग करना। तो वो कहता है कि अगर ऑडियंस बैठ के थिएटर के अंदर ऑडियंस बैठ के थिंकिंग नहीं करता तो आपने तो ऑडियंस के साथ ज्यादती कर दी है, उससे तो मुर्दा करके सो रहा है, वो किताब करके घर गया और जाकर पढ़ जाएगा वो कि है वो आईडी पे के साथ क्या हो गया, ये नहीं होना चाहिए था, देसी मुना के साथ क्या हो गया, उतैलो के साथ क्या हो गया, ये क्या हो गया है। वो तो इन एक्शन में चला गया कि एक्शन, वो अब एक्शन नहीं करना चाहता, वो थक गया है, वेयर्ड आउट हो गया है, वो टायर्ड हो गया है उस चीज से। तो आपने उसको उल्टा नुकसान कर दिया ऑडियंस का। लेकिन एपिक थिएटर में जब शख्स बैठा हुआ है तो ही थिंकिंग, वो सोच रहा है और हर मौके पर वो सोचता है कि इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था और ऐसा करना चाहिए था। जब ऐसा करना चाहिए था इट मींस दैट ही इज आल्सो गोइंग टू बी जीनियस। ही इज आल्सो गोइंग टू बी जीनियस, एक बात। दूसरा, ही इज रेडी फॉर एक्शन, वो एक्शन के लिए भी तैयार है, वो कोई काम करना चाहता है क्योंकि उसने इनकरेज हुआ है कि यार ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए, जो होना चाहिए उसके लिए वो तैयार है करने के लिए। देन तो ये एपिक थिएटर था जो कि कंट्रास्ट है ड्रामेटिक थिएटर से। और आपका जो क्वेश्चन आएगा 100% क्वेश्चन यही आता है, व्हाट इज एपिक थिएटर सिंपली। लेकिन ये सवाल उसी वक्त सॉल्व होगा जब इस सवाल को अपने आप रूह में उतारेंगे। आप जब इस टेक्स्ट को एक बार गो थ्रू करेंगे, इस टेक्स्ट को मैं शुरू आपको पढ़ाऊंगा, 1 वीक पढ़ाऊंगा, 1 वीक पढ़ाने के बाद इस टेक्स्ट को मैं छोड़ दूंगा। इस टेक्स्ट को कंप्लीट आप खुद से करेंगे, यह आपका काम होगा। किसकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है वो उसके मुताबिक करेगा, जिसकी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग इंटरेस्ट है उसके अंदर, इस मूड के अंदर, वो इसे पूरा पढ़ेगा। जो इसको कहते हैं कि मैं स्टैंजा भी इसी में से करूंगा, वो स्टैंजे के लिए भी इसे प्रिपेयर करेगा। जो कहते हैं मैं जरा टेक्निक को ऑब्जर्व करना चाहता हूँ ताकि मैं एपिक थिएटर का क्वेश्चन वेल तरीके से सॉल्व कर सकूँ, वो उसको करेगा। वेयर इज द इंट्रो पार्ट 1, दैट इज इंट्रो पार्ट। देखिए इंट्रो पार्ट 1 में ये अगर कैरेक्टर एक बार रीड कर लिए जाए, अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए कैरेक्टर, पहला पेज का मतलब, तो आप ड्रामा को टेक्स्ट को रीडिंग में करने में कामयाब हो जाते हैं काफ़ी हद। उसके बाद अगर ये याद है आपको, ये पोर्शन याद है, ये है पोर्शन, ये पूरा गिलेली है ये, ठीक है। विनीश फोर्थ स्टेट करा के गई थी तो छलंग मुझे गिलेली के नोट्स नहीं दिए, रोने लगी। और मैं कि ये नोट्स सारे के सारे हैं, इतने से नोट्स, मैं हाँ इतने से हैं। ये गिलेली है टोटल। ये मेरे बेटों को याद है, अगर समझे कि ये 25 नंबर का सवाल आता है आपको। लेकिन अगर इसके साथ कोई चीज़ ऐड कर लेते हैं आप लोग तो वो इनहेंस हो जाएगा। अगर इन पॉइंट्स को जो मैंने छोटे छोटे करके आसान करके लिख दिए हैं पॉइंट्स, इन पॉइंट्स को मजीद अंडरस्टैंडिंग करने के लिए आप जाते हैं और टेक्स्ट में से कोई एग्जांपल तलाश करते हैं, या आप इसको मजीद आप इस क्वेश्चन को 2-3 बुक्स से कंसल्ट करते हैं, नेट से कंसल्ट करते हैं कि एपिक थिएटर क्या होता है, ऐड करते हैं, इसके आगे इसके पीछे हिस्ट्री देखते हैं कि एपिक थिएटर से पहले कौन सा थिएटर चल रहा था, क्या एपिक थिएटर से बिल्कुल पीछे क्या जो इब्सन लिख रहा था, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ लिख रहा था, क्या वो राइटर भी एपिक थिएटर में लिख रहे थे या वो ड्रामेटिक में लिख रहे थे, क्या वो ड्रामेटिक 100% थे या ड्रामेटिक नहीं थे, क्या उनके मूड एपिक थिएटर की तरफ थे या नहीं थे। ये सारे सवाल हैं जो उठ सकते हैं, जो आप कर सकते हैं, जो आपसे पूछे जा सकते हैं। और मैं कहता हूँ ऐसे सवाल पूछने चाहिए उनको, हर दफा एपिक थिएटर नहीं पूछना चाहिए, उसके आगे पीछे हिस्ट्री पूछनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए, बिकॉज यू आर गोइंग टू बी द मास्टर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। मैं गलत तो नहीं कहा, रिसर्च वर्क तो होना चाहिए, पता तो होना चाहिए, रट्टा मैंने नहीं कहा मारने को,
रिसर्च वर्क होना चाहिए आपका। तो बिलाली बिलाली का आज मैंने सबसे अहम पॉइंट क्लियर कर दिया आपको, ये एपिक थिएटर की टेक्निक का। और सब एक बात और भी है, एपिक थिएटर का जो मूड होता है, इवन के कैरेक्टर डायलॉग करते हैं, बोलते हैं, लेकिन एपिक थिएटर के अंदर डायलॉग का मूड भी इस तरह का होता है जैसे कि नरेटिव कोई बात कर रही है, जैसे कोई कहानी बता रहा हो, ऐसे बस नरेटिव। और ड्रामेटिक थिएटर के अंदर डायलॉग स्ट्रांग रखे जाते हैं और लगता है कि इन कैरेक्टर के अपने ही डायलॉग हैं और ऐसे ही बोल रहे हैं और ऐसा ही ओरिजिनल बोला गया है। तो इससे भी आप पूरे एपिक थिएटर का मतलब ये है, स्टेज से आपको परे रखना है, स्टेज की किसी चीज़ को आपने शेयर नहीं करना बल्कि स्टेज को कंसीडर करना है और उससे आपने अपने थिंकिंग को इंस्पायर करना है, अपनी थिंकिंग को आपने बढ़ाते जाना है। आपने स्टेज के अंदर इन्वॉल्व नहीं होना, स्टेज में नहीं जाना आपने, ना कैरेक्टर में जाना है, ना सिचुएशन में जाना है, ना फीलिंग्स में जाना है, ना कैथार्सिस में जाना है, ना फेयर में जाना है, ना पिटी में जाना है, किसी चीज़ में नहीं जाना आपने कंसीडर सबको करना है। और जो जहाँ पर गलती करे उसे गलत। एडिपस रेक्स आज फिर आप एपिक थिएटर में लगाएं, बच्चों को बिठाएं, अननोन दे आर अनअवेयर अबाउट दीज ऑल एलिमेंट्स, उनको बिठाएं, वो कहेंगे यहाँ पर ये गलती कर रहा है। लेकिन टेक्निक लगा करके एपिक थिएटर की बच्चों को मुझे बताएं, एडिपस रेक्स आप 100 बच्चों को दिखाएं ड्रामेटिक थिएटर की टेक्निक पर, एडिपस रेक्स आप 100 बच्चों को दिखाएं एपिक थिएटर की टेक्निक पर। आप मुझे खुद उसके बाद कैलकुलेशन करें, सर्वे करें कि कौन से बच्चे ज़हीन हुए और कौन से बच्चे टची हो गए। सर ये अगर एपिक थिएटर पे एक्टिंग जो बच्चे हैं तो फिर ऐसा नहीं लगता कि जैसे वो रियल है? हाँ, रियल है नहीं तो हमने कंसीडर करना है ना, हमने बिलीव नहीं बनाना, हालांकि वो रियल है भी नहीं। यानी वो ये नहीं कहेंगे कि एक्टिंग है, जब एक ड्रामे का नाम ही ड्रामा है। तो वैसे मैं पहले कह रहा हूँ कि जब मैंने इंडियन ड्रामा देखा, मैंने पहले सवाल यही किया था, मैंने कहा ये तो लग ही नहीं रहे कैरेक्टर, ऐसे कैरेक्टर होते हैं, ये तो बकवास है। लेकिन बाद जब मैं टेक्निक को समझाऊँ और मैंने कहा होने ड्रामे ऐसे चाहिए, एपिक थिएटर होना चाहिए। भाई अगर कैरेक्टर को आप कंसीडर कर लेंगे, उसे बिलीव कर लेंगे ये कैरेक्टर ओरिजिनल है, तो आप उसे शेयर करें। भाई अहम तरीन इशू ये है शबीना, मैं जो कह रहा हूँ हिना, कि आपके पेशेंस का इंकरेजमेंट होना ये बड़ा गलत है। और पैशंस आपको उसी वक्त इंकरेज होंगे जब आप स्टेज के अंदर इन्वॉल्व हो जाएंगे, कैरेक्टर के अंदर इन्वॉल्व हो जाएंगे, उनकी तमाम फीलिंग शेयर करना शुरू कर देंगे। उसके बाद क्या होगा, आप जब बाहर आएंगे तो आप टची हो जाएंगे। ईडीपी सिलेक्ट 100 बच्चों ने देखा ड्रामेटिक टेक्निक पर, जब वो बाहर आते हैं आप थप्पड़ जो मारेंगे, आप उसके सामने से अपनी उसकी माँ का नाम लेके तुम्हारी अम्मी, वो वैसे ही रो पड़ेगा मेरी अम्मी कहाँ है, वो कहेगा कि तुम एडीपी से नहीं पै गया। बड़े बड़े ग्रीक क्रिटिक बैठे हुए, ग्रीक ड्रामा क्रिटिक बड़े बड़े बैठे हुए हैं। मैंने कहा था पार्ट 1 में, मैंने कहा पार्ट 1 में बताएंगे कि ग्रीक क्या है। ओके जी, अब वो 100 बच्चे जिन्होंने उसी ड्रामा को सिर्फ टेक्निक तब्दील करें, एपिक थिएटर पर लेकर आए, उनको देखा है, तो वो बच्चे जब बाहर जाएंगे वो क्रिटिकल मूड में होंगे, वो थिंकिंग कर रहे होंगे, वो कह रहे होंगे यार ये बड़ा बेवकूफ़ किस्म का शख्स है, इसने देखो वहाँ पर गलती की है। वो कहेंगे इसने ओरेकल के ऊपर क्यों बिलीव बनाया है, अपना कॉमन सेंस से काम क्यों नहीं लिया इसने। अगर ओरेकल पर बिलीव रखता है इंसान तो उस बच्चे को मरना चाहिए था 100% पहले से ही। इसके बाप ने ओरेकल पर यकीन नहीं, इसके इंसान अपने सेंस से काम लेता है, सेंस से काम लेता है इंसान, तो सेंस से काम लेना चाहिए उसको। बच्चे क्वेश्चन करेंगे कहाँ कहाँ एडीपस ने गलती की, वो कहेंगे कहाँ का ड्रामा के अंदर फ्लॉ था कि वो भी बताएंगे। सब चीज़ें सामने आएंगी। तो इससे आप ये देखें कि बच्चे को टची करना है, इमोशनल करना है, या बच्चे को ज़हीन करना है। आप क्या चाहते हैं, क्या करें? आपको पता है कि हम जो इंडियन पीपल हैं, हम ब्रेनी हैं या हम टची और इमोशनल हैं? टची और इमोशनल। अब जाके हम ब्रेन की तरफ वर्क कर रहे हैं, अब जाके ब्रेन पर काम कर रहे हैं कि यार ब्रेन होना चाहिए, टची और इमोशनल ना हो।
आप चाहते हैं कि एक माँ जब मरे उसकी बेटी भी सदमे से मर जाए, ये बेहतर है या एक माँ जब मरे उसकी बेटी है और सिगरेट लगा के हुण कदों पूर्ण जे? कौन सिचुएशन बेहतर है आपको? मुझे दो सिचुएशन में बेहतर सिचुएशन है, दोनों एक्सट्रीम पर ले गया सिचुएशन। पूरन वाली सर हैं? पूरन पूरन वाली सिचुएशन एक्सट्रीम पर है गो के मैं ले गया हूँ, लेकिन बेहतर वही है क्योंकि दूसरा बंदा नहीं मरना चाहिए। हमने गिलेली नहीं मरने दिया यार, गिलेली मरने दिया हमने ना। रिकॉर्डिंग चल रही है। हाँ गिलेली, मैं तो गिलेली की बात कर रहा हूँ। पूरन वाली कहा जा रही है। हाँ तो वो भी हम कह रहे हैं कि टेक्निक की बात कर रहे हैं ना। आप किस पर? मेरे ख्याल में जहानत की जरूरत है। इमोशनल से तो इमोशन का टकराव हो जाता है और लड़ाइयाँ होती हैं उससे। जहानत काम है। ओके, सो नाइस ऑफ यू, टेक वेल केयर योरसेल्फ, थैंक यू फॉर बीइंग हियर, अल्लाह हाफिज़। यार कल को इस तरह करें, आपने अब इस बुक को खुद से स्टडी, इसे बाजी उठाएं, हमारी रिकॉर्डिंग खास तौर पर बंद करें। रिकॉर्डिंग है जी, करें जी।